हाँ जी बच्चों, पढ़ाई के अलावा सब ठीक। अब बच्चों आपकी बुक का फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट 2 का। यूनिट 2 का फोर्थ क्वेश्चन जो पेंडिंग है उसी के जैसा का जैसा क्वेश्चन क्या है, मई 13 में एग्जाम में आया हुआ है। आप मिला लेना एडजस्टमेंट्स। ये कि ये यूनिट 4 का जो ये मैंने कहा से लिया मई 13 का, तो सर वो बुक से ही करा दो। बुक में उसका सोल्यूशन क्या है गलत, क्वेश्चन आप कर लेना, भले उस क्वेश्चन को करके मेरे को सोल्यूशन क्या करवा देना, चेक करवा देना। क्वेश्चन में गलती नहीं है लेकिन उसके सोल्यूशन में गलती है। और जब वो पेपर में एग्जाम में आया क्वेश्चन तो उसका जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया वो क्या दिया, सही दिया। ठीक है, तो मैं इसलिए कौन सा ले रहा हूँ, मई 13 का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स पी एंड क्यू। किसकी बैलेंस शीट है बच्चों, पी एंड क्यू की। कैपिटल दे रखी है, पी क्यू रिजर्व्स, लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स, ये बहुत कुछ दे रखा है। इट वाज एग्रीड दैट मिस्टर आर इज टू बी एडमिटेड फॉर अ 4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कितने शेयर के लिए आ रहा है आर, बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 12 की, और अगले ही दिन कौन आ रहा है, आर 1 अप्रैल 12। इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैश टुवर्ड्स गुडविल। गुडविल के लिए वो क्या लाएगा, कैश लाएगा। एंड रुपीज 15,000 टुवर्ड्स कैपिटल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। पी क्यू का रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, और आर के आने के बाद नया रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:1। बी पॉइंट में क्या लिखा है, P was receiving salary of rupees 750 per month from the very inception of the firm in 2005। फर्म कंपनी थी 2005 में, वेरी इंसेप्शन मतलब बिल्कुल शुरुआत से। 2005 से ही 750 रुपए पर मंथ क्या ले रहा था सैलरी, इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी पॉइंट में क्या लिखा है, P will not get any salary after the admission। P को एडमिशन के बाद कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो P पहले सैलरी ले रहा था, आगे नहीं लेगा। It was agreed that value of goodwill of firm shall appear in the books। इसको अंडरलाइन करो, गुडविल की वैल्यू बुक्स में क्या होगी, अपीयर होगी। द गुडविल ऑफ द फर्म शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों का कैसे लेना है एवरेज। द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉफिट्स आर एज अंडर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स ऐसे ऐसे। द अबव प्रॉफिट एंड लॉसेस आर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पे। ये सारे प्रॉफिट लॉस क्या है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड्स एक्सटर्नेस मतलब अबनॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, अबनॉर्मल प्रॉफिट 40,000 एंड लॉसेस फॉर द ईयर वाज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक to the extent of rupees 20,000। The cash trading profit for the year ended was rupees 50,000 before tax। The partners had drawn each rupees 1,000 per month as drawings। पार्टनर ने 1,000 रुपए पर मंथ क्या किया, ड्रॉइंग्स। द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कब की है, 31 मार्च 13। ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% on machine and 5% on furniture on the closing balance, and interest is accumulated at the rate of 6% on Q's loan। The loan along with interest would be repaid within next 12 months। Investments are held from the inception of the firm and interest is received at the rate of 10%। The partners applied for conversion of the firm into a private limited company। Certificate was received on 1st April 2013। They decided to convert capital amount of partners in the share capital in the ratio of 2:1 and basis of the total capital। On the basis of total capital as in this date, if necessary, partners have to subscribe to fresh capital or withdraw। Prepare the P&L account of the firm and the balance sheet of the company as on this date। मैंने सिंपली क्वेश्चन को एक बार क्या है पढ़ा है, अभी मैं सारा का सारा समझाऊंगा। सुपरस्टार लगा लो इस क्वेश्चन। अब सुनो बच्चों ध्यान से बात। कितने नंबर का है, 16 का। 84 का ही रहेगा पेपर, 84 का ही रहेगा इस क्वेश्चन को आने के बाद। अब सुनो बात। कुछ बच्चे स्टडी मटेरियल में था ये क्वेश्चन, उसके बाद ही ये किसमें आया था, एग्जाम में। लेकिन कुछ बच्चे अपने हिसाब से घर पे बैठ के क्या रूल बना लेते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। उनको पता नहीं कैसे पता लगता है कि इंस्टीट्यूट में उनका कौन सा चाचा रहता है जो उनको पता लग जाता है कि ऐसे नहीं आते। ये क्वेश्चन वास्तव में अगर इसकी वर्थ देखे तो 20 मार्क्स का आना चाहिए था, लेकिन ये कितने का आया, 16। मतलब इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस एडजस्टमेंट ज़्यादा है। अब जितना इतना मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से देखना स्टार्ट करो। बैलेंस शीट कब की दी है तुम्हें, पी क्यू की, मतलब फॉर्म की बैलेंस शीट 31 मार्च 12 की दे रखी है, और 1 अप्रैल 12 को एक पार्टनर क्या हुआ, एडमिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मार्च 13 तक क्या करा, प्रॉफिट कमाया। तो पहले एडमिशन, फिर 1 साल का बिजनेस, और फिर क्या किया इन्होंने, कन्वर्ट कर लिया इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। कब, 1 अप्रैल 13 को। तो जब भी प्रॉब्लम में क्या हो, अलग अलग चीजें हो, तो उसको हमें कैसे देखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी इसी टाइप का किया था, उसमें क्या था, डेथ 1 साल का बिजनेस और फिर उन्होंने सेल किया था। तो यहाँ पर डेथ की बजाय क्या है, एडमिशन 1 साल का बिजनेस और फिर कन्वर्जन इनटू कंपनी। ठीक है क्या बच्चों,
एडमिशन कब करवाना है? पहले आपको 1 अप्रैल 12 और ये फिर क्या किया इन्होंने, बिजनेस किया और फिर 1 अप्रैल 13 को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ हम सिर्फ एडमिशन, कोई भी मोटी चीज हो तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? टुकड़ों टुकड़ों में ला। बचपन में कहानी सुनी थी ना, लकड़ी का बंडल इतनी टूटा और फिर क्या है, एक एक लकड़ी दे दी तो टूट गया। तो मोटी चीजों को कैसे तोड़ा जाता है? पार्ट्स में। ठीक है, तो पहले हमारे को सिर्फ क्या करना है? एडमिशन। सिर्फ हमारे को पहले क्या करना है? एडमिशन। हमें कोई मतलब नहीं है आगे के क्वेश्चन से, सिर्फ एडमिशन बताओ। एडमिशन पर गुडविल लाए, गुडविल के लिए वो क्या लाएगा? कैश। और कैपिटल के 15,000। कैपिटल के 15,000 लाने की एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। और गुडविल का भी देखते हैं कि कितनी कैश वो लाएगा, फिर एंट्रीज देखते हैं। तो ये गुडविल की वैल्यू साफ साफ नहीं दे रखी, डी पॉइंट पर आओ। डी पॉइंट में क्या दे रखा है? गुडविल निकालने का तरीका क्या देना है? 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। अब लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट्स है, ठीक है, एक में लॉस है। द अबव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ पी। इन प्रॉफिट्स लॉसेस में किसकी सैलरी चार्ज हो रखी है? पी की। अब पी आगे से तो क्या नहीं लेगा कोई सैलरी। तो गुडविल के लिए मुझे क्या आइडिया लगाना होता है? इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स का गुडविल, इन एवरेज, इनका एवरेज क्यों लेते हैं? ताकि हम आगे के प्रॉफिट्स का क्या लगा पाए? आइडिया लगा पाए। तो पी की सैलरी में चार्ज है ना, लिखा हुआ है ना, अब प्रॉफिट्स आर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पी। तो अब ये चार्ज है तो मुझे इसको नलीफाई करना पड़ेगा। पी की सैलरी कितनी थी? 750 पर मंथ, और लिखा हुआ था कि पी आगे से सैलरी नहीं लेगा। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे? 750 इंटू 12 साल का हो जाएगा, और उतने तो प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सिमिलरली अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स फ्यूचर में नहीं होते हैं। तो ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट था 40 का, ये जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे? लेस, जिस साल में भी जुड़ा हुआ है। और लॉस बाय स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस, ये घटा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, तो अब फटाफट से इस बात को माइंड में फिट करो कि ये सी पॉइंट के जो एंड में लिखा हुआ था कि पी आगे से सैलरी नहीं लेगा, इसका पर्पस क्या था? कि गुडविल निकालने में इसको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। गुडविल निकालने में इसको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? धीरे धीरे करेंगे, बस इस लाइन का मतलब समझ में आ गया पक्का। अब गुडविल की वैल्यू निकालनी है, भी देखना नहीं आंसर में। आपको क्या करना है? सैलरी ऐड करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स लेस करने हैं, और स्ट्राइक वाला लॉस क्या करना है? ऐड, जिस भी साल में। अब इसके अलावा एक चीज और मानिए, तो देखो ये इन्वेस्टमेंट से कितने का? 50,000। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट कितना मिला? 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इन्वेस्टमेंट पर मुझे हर साल, और ये भी इंसेप्शन से थे, शुरू से कितने रुपए की इनकम आती थी? 5,000। और जब आप गुडविल निकालते हो तो आपको किसकी लेनी होती है? बिजनेस की, ट्रेडिंग इनकम। आप समझो कि समर्थ में गुडविल कब होगी? जब मेरे को मेरे एफडीआर से इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, या मेरे को बच्चों से पढ़ाने से कमाई ज्यादा आ रही है, तो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेने होते हैं। तो ये इसको हम क्या मानेंगे कि ये हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, और इससे आने वाली इनकम को भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो गुडविल पढ़ाओ, गुडविल की वर्किंग प्रॉफिट लॉसेस ये देख का था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट और लॉसेस का एडजस्टमेंट कर दिया, सैलरी ऐड कर दी, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इसने क्या कर दिया? लेस, 50,000 का 10%। फिर इन सबका क्या ले लिया इसने? एवरेज 1,11,000 क्या है? इतनों का टोटल, और ये 11,000 इसने क्या कर दिया? लेस। तो कितना आ गया? 1,00,000। 5 साल थे तो एवरेज क्या आ गया? 20,000। 3 सालों का परचेज करना था तो गुडविल कितनी आ गई? 60। अब देखो समझ तो सब आता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट का यूज क्या है? नॉन ट्रेड इनकम लेस करना। सैलरी वाला पॉइंट का इनकम यूज क्या है? उसको ऐड करना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉस तो खैर याद रहेंगे। तो गुडविल कितने की आ गई? 60,000 की। हमने माना है कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पज के लिए नहीं थे, इसलिए इसको हटा। ठीक है, तो आर का शेयर कितना आएगा? 1/4, 15,000। अब गुडविल की एंट्री बताओ, आर जो गुडविल आएगा। पहले तो बताओ आर कैपिटल के कितने ले आ रहे हैं? 15,000। और गुडविल की एंट्री क्या होती थी बताओ? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का? 15,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल टू पीक्यू किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दिया तो इनका सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया? 1/10 और 3/20। मतलब 2:3। तो 2:3 की एंट्री क्या होगी बताओ? जब 15,000 को 2/3 में बांटूंगा तो
6 और 9। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो कट ही जाता है चीजों पर बिल्कुल। अब इसने बुक वाले ने एंट्री क्या कर दी, कैश टू आर कर दी, फिर वापस क्या कर दी, आर टू पी क्यू, तब भी ये आर कट जाएगा। एंट्री तो नेट क्या रहनी है, कैश टू पी क्यू। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने ऐसे मान लिया कि गुडविल वो कैश में नहीं लाया, तो गुडविल कैश में नहीं लाया तो हम एंट्री क्या करते थे, आर टू पी क्यू। जब हमने आर को डेबिट कर ही दिया है और फिर वो कैश लाया है गुडविल के लिए, तो वापस किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, आर। इन एनी केस ये कट तो जाने ही, लेकिन इसने प्रॉब्लम को सोल्व ऐसे किया होगा, क्योंकि प्रीमियम को गुडविल करते हैं तो भी कटता, आर कर दिया तो भी कटता। नेट एंट्री तो गुडविल की क्या रहेगी, कैश टू पी क्यू। जब वो कैश लाया उसको क्रेडिट किसको जाएगा, पी क्यू। तो बताओ आर की कैपिटल में इसने 15 और 15 पहले क्या इकट्ठे क्रेडिट कर दिया, 30,000। ठीक है, और फिर अगली एंट्री क्या कर दी, आर को वापस 15,000 से डेबिट कर देगा और पी क्यू को 6 और 9 से क्रेडिट। 6,900 क्रेडिट और ये आर को वापस डेबिट। ठीक है, ये पहले से आपको दिए हुए थे, एडमिशन होता है तो रिजर्व्स बांट देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं जब एडमिशन होता है, गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स। तो रिजर्व्स कहाँ पर है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, बाय बैलेंस पीडी में काम आ जाएगा। ये कैपिटल के रुपए 15 ही क्रेडिट होने चाहिए, उसने 30 क्रेडिट करके वापस 15 क्या कर दिया, डेबिट। गुडविल वाला क्या किया इसने, देखो कैपिटल का 15 क्रेडिट होना चाहिए, उसने 30 का 15 करके वापस 15 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये क्वेश्चन में दे रहे, इतना इतना समझ में आ गया जो टिक हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है, जो है नहीं है एक्चुअली, मैं समझा देता हूँ कि ये इसने मशीन और उनकी वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यूज कब की दे रखी है, 31 मार्च 13 की, और एडमिशन तो कब हुआ है, 1/4/12 को। तो यहाँ की फेयर वैल्यूज देता, तब मैं किसका करता, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं, ये कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, ये तो आगे का है, तो रिवैल्यूएशन का इसमें आएंगे। अब हमें अगले 1 साल तक क्या करना है, बिजनेस करना। अब हमें अगले 1 साल तक बिजनेस करना है। ये पॉइंट हो गया, ये किसमें काम आया, ओल्ड और न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने में। ये किसमें काम आया, गुडविल में। ये हमने कर लिया डील। अब आगे क्या हुआ, ई पॉइंट में इनको कैश ट्रेडिंग प्रॉफिट अंडरलाइन कीजिए इसमें, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने हुए, 50। बिफोर डैप लिखा है, मतलब क्या, व्यापार से, और ना भी लिखता बिफोर डैप तो भी क्या होता, कैश प्रॉफिट का मतलब भी डैप का एडजस्टमेंट नहीं होता, डैप नॉन कैश होता। प्रॉफिट्स कितने हुए, 50। अब ये जो काम है ना, वो तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है, पी एंड एल अकाउंट ऑफ फॉर्म बनाओ, तो ये तो हमें बनाना ही है, पी एंड एल अकाउंट ऑफ फॉर्म। ठीक है, कितने के प्रॉफिट हुए, 50। अब ये क्या थे, ट्रेडिंग थे, तो इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टर वाली इनकम तो जुड़ी नहीं होगी, तो वो जोड़ी। अब देखो समझ तो सब आ रहा है, लेकिन भूल जाते हैं, तो तुम्हें ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, और इधर टैप क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब टैप देखो, मशीन कितने की होगी साल के एंड में, 60 और 10, और ये क्या है, बिफोर टैप। शुरू में कितनी थी बैलेंस शीट में, देखो 54 की थी, तो ये 60 क्यों होगी, परचेज करी होगी। फर्नीचर 5 था तो 12,500 के 10 क्यों हो गया आपका, परचेज किए, मतलब 5 से 10 क्या, 12,500 था, 5 से 10, 12,500 क्या है, कुछ नहीं, 12,500 कहाँ पर है, कोई अमाउंट ही नहीं है। 12,500 कहाँ है, पहले तो ये कोई सी अमाउंट बताओ पूरे क्वेश्चन में। तो फर्नीचर 5 से 10 हुआ है, मतलब क्या है, ये परचेज कर लिए होंगे साल भर में। अब टैब लगाना है तो 50 तो साल का पहले ही दिन था, 54 तो पहले ही दिन था, इस पर तो पूरा लगाना है। लेकिन जो परचेज किया है 6,000, उसकी डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन इसने क्या बताया, क्लोजिंग बैलेंस पर लगाना है। क्लोजिंग का मतलब पूरे 60 पर लगाना है, मतलब 6,000 को क्या मानना है, पहले दिन ही खरीदा हुआ मानना है। ठीक है, और वैसे भी इसके साथ क्या नहीं लिखा हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो इनके डैप आ जाएंगे। ठीक है, पर एनम नहीं लिखा तो वैसे ही पूरे साल का लगाते हैं, इनका डैप। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट और लोन क्या है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, ये तो फाइनेंस एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। और वैसे भी क्या लिखा हुआ है, कैश ट्रेडिंग, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम पे नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में देखो, लोन अकाउंट ऑफ क्यू कितने का था, 15,000, और इसमें ये दे दिया क्या,
एक्यूमुलेट करवाने हैं 6%। एक्यूमुलेट का मतलब कैश में नहीं चुकाया तो मैं तो कैश प्रॉफिट दे दूं, लेकिन ये ना भी लिखता तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन में अपनी मर्जी से कितना करवाना पड़ता है 6%, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करना पड़ता है 6%। दिस पॉइंट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, 8% देता तब दिक्कत थी, 6% तो मैं अपने आप से प्रोवाइड करता, कर ही देते ना, तुम्हें याद तो था ही, बोलो ना। तो ना भी लिखा होता तो भी तुम्हें करना पड़ता है, याद था ना तुम्हें? अरे याद कितना आ गया 900। तो बताओ उधर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिए हैं उसका मतलब क्या था? कैश ट्रेडिंग का मतलब एक तो इंटरेस्ट, ये इनकम जुड़ी हुई, और ये सारे ये नॉन कैश थे, ये चार्ज नहीं है। उसके बाद में ये प्रॉफिट किस में बटेंगे? तीनों पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कैपिटल अकाउंट में ये 3 हो रहा। ठीक है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ दे रखी है, 12 किस पॉइंट में दे रखी है बताओ? तो पार्टनर्स एट ड्रोन, अब ये चल ही रहे थे ना, हमने ई तक कर लिया था, एफ पॉइंट हो गया। अब जी पॉइंट किसमें काम आएगा? बैलेंस शीट बनाने में। ठीक है, एच पॉइंट हमने पी&एल में यूज कर लिया। इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द फर्म, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शुरू से, मतलब 5 सालों के प्रॉफिट्स में से तुम्हें कम करना है। ऐसे मत मानना इन्वेस्टमेंट गुडविल निकाली थी ना, तो उस हर बार हमने क्या किया था? कम, क्योंकि हम ये अगर लिखा होता यहाँ से खरीदे थे तो इन 3 सालों में क्या करते? ठीक है, अब हमें जे पॉइंट में क्या करना है? इसको सेल करना है, किसको? फर्म को या प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को बेचना है तो उससे पहले हम पहले किसकी बैलेंस शीट बनाएंगे? फर्म की। अब फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 60 माइनस डेप आ जाएगा, ये 10,000 माइनस डेप आ जाएगा, ये सब चीजें क्या आ जाएगी? बोलो, बैलेंस शीट में आ जाएगी, क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ जाएगा, और कैपिटल हमने निकाले। फर्म की बैलेंस शीट देखो, ये आ गया, ये आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया। इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू उसने नहीं दे रखी, वो हमें ओरिजिनल बैलेंस शीट वाली उठानी पड़ेगी। पीक्यूआर की हमने क्या बना ली? कैपिटल अकाउंट बना ली। ये लोन 900 रुपए क्या होकर के आएगा? ऐड। ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, आप सिर्फ किस पॉइंट से लग जाओगे? जे पॉइंट से। आपको साथ में क्या देखना है? ओरिजिनल बैलेंस शीट भी देखनी है कि उसकी एक एक आइटम आ गई है यार, इतना आ गया। अब कैश बैलेंसिंग फिगर से डाल देना, या तो ये प्रॉफिट दे दिए तो बची हुई क्या है? एसेट साइड। देखो मेरी बात सुनो, अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है तो पक्का इधर कोई ना कोई एसेट बढ़ेगा, बाकी एसेट्स दे दी तो बची हुई किसमें बढ़ेगी? कैश। और नहीं तो उसमें क्या बनाया हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है तुम्हें? फर्स्ट ग्रुप का थोड़ा सा, उसमें हम कैसे निकालते थे? जितनी भी हमें क्या दी होती थी कैश, पहले हम सारा कैश फ्लो बनाते थे, फिर उसमें क्या जोड़ देते थे? ओपनिंग कैश, तो लास्ट में क्या आ जाती थी? क्लोजिंग कैश। लेकिन उसमें हम 3 पार्ट्स में बनाते थे, ऑपरेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है? हमें तो कैश ढूंढनी है, हमें तो कैश में थोड़ी बनाना है। तो बताओ सबसे पहले उसमें किससे स्टार्ट होता था? प्रॉफिट से। ये मान के चल रहा है कि इतने की मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट्स हुए, तो इतनी कैश तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इस प्रॉफिट्स में क्या नहीं जुड़ा हुआ था? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। तो ये भी मुझे क्या है? कैश। ये भी मुझे क्या है? कैश। क्या इन प्रॉफिट्स में से डेप माइनस हुआ है क्या? नहीं, ये कैश ट्रेडिंग प्रॉफिट लिया ही हमने कहाँ से? बिफोर डेप। तो डेप और ऐड करते थे ना कैश फ्लो में, वो इसमें ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं है? कि वो तो हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होते थे, तो डेप माइनस होने के बाद आता था, तो हम कहते थे डेप तो नॉन कैश आइटम है, इसलिए वापस क्या कर ऐड। लेकिन हम यहाँ स्टार्ट ही किससे हुए? तो डेप अभी तक घटा ही नहीं हुआ, तो हम वापस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, डेप और वो सब जो नॉन कैश आइटम है। अब तुम्हें याद है करंट एसेट्स में जितने भी चेंजेस होते थे, करंट एसेट क्या? वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजिंग डेटर, डिक्रीजिंग डेटर्स, वो सब क्या करते थे? प्लस या माइनस। वो इसने भी किया पक्का। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करते थे? कंपनी ने और क्या लगा दी? बोलो, इक्विटी शेयर इशू किए, तो याद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। तो यहाँ तो कंपनी तो है नहीं, यहाँ तो कौन है? पार्टनर। तो आर आया था तो कितनी कैश और लेकर आया था? 30,000। वो हमने कोई पी&एल में थोड़ी क्रेडिट किया था, 15 कैपिटल का और 15 गुडविल का, तो वो तो इसके अंदर जुड़ा ही नहीं हुआ, वो तो इसके अंदर जुड़ा ही नहीं हुआ है। तो वो भी तो कैश आई थी जब आर लाया था। ऐसी ड्राइंग्स होती है, जैसे उसमें हम करते थे कुछ कैपिटल रिडीम कर दी तो माइनस करते थे, वैसी ड्राइंग्स की कैश भी गई, वो भी पी&एल में से घटी हुई नहीं है। इसके अलावा जो मशीनें खरीदी और फर्नीचर खरीदा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते थे। अलग अलग नहीं किया इसने। ये चीजें किस में आती है?
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये चीजें किसमें आती है? इन्वेस्टिंग। और उससे ऊपर वाला क्या है? ऑपरेटिंग। और लास्ट में हम क्या करते थे? ओपनिंग कैश ऐड करते थे तो क्या आ जाता था? क्लोजिंग कैश। तो ओपनिंग कैश कितनी है? 5000। ये शुरू वाली बैलेंस शीट चली, तो इससे क्या आ गया? क्लोजिंग कैश 19,000। ठीक है, नेशनल बैलेंस शीट पक्का? अरे बोलो। तो अब ये कैश ट्रेडिंग प्रॉफिट में मैंने बताओ डेट क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि ये घटे हुए ही नहीं है। ठीक है, नॉन कैश आइटम ऐड क्यों नहीं? क्योंकि लेस ही नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की ये इनकम ये क्यों ऐड की? क्योंकि इसकी कैश तो आई थी। ये हम किस एक्टिविटीज में लिखते थे? वहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इसकी कैश तो आई थी और ये हम करते ही थे कैश फ्लो में। सर इसमें की फर्नीचर का रिवैल्यूएशन, अब ये बैलेंस शीट बन गई। अब इसको कौन ले लेगा? कंपनी। तो कंपनी कितना पीसी देगी? ये का ये पक्का 141,600। अब इसने ये क्या बना दी? कंपनी की बैलेंस शीट देखो कैसे बनाई। इसी बैलेंस शीट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कंपनी की बैलेंस शीट में। कंपनी वापस ये पीसी देगी तो ये सारी चीजें किसकी हो जाएगी? कंपनी की हो जाएगी। जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज है किसकी हो जाएंगी? तो जो फर्म की बैलेंस शीट है, कंपनी एंट्री क्या करेगी बताओ? अगर करवाओगे तो बिजनेस परचेज टू फर्म, फिर एसेट टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, फिर क्या होगा? फर्म या लिक्विडिटी जो भी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तो कट गया है बिजनेस परचेज से बिजनेस परचेज। कंपनी की नेट एंट्री क्या होगी? कंपनी के पास एसेट्स आ गई और क्या आ गई? लायबिलिटीज। और इसमें पीसी में क्या दे दिया? तो ये कि यही बैलेंस शीट वापस किस फॉर्म में बना देना? शेड्यूल 3 के हिसाब से। किस फॉर्म में बना देना? शेड्यूल 3 के हिसाब से। देखो बताओ, शेड्यूल 3 के हिसाब से ये चीज किस, एक और बताओ, ये किस में आएगा? टेंजिबल एसेट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल में आ जाएगा। अब इसका करंट में डालो या नॉन करंट में? इसको नॉन करंट में डालना बेटर रहेगा क्योंकि ये पिछले 5 सालों से पड़ा है, तो हम आगे मानेंगे कि आगे भी नहीं बेचना चाहिए। स्टॉक, डेटर, कैश ये तुम समझते हो। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्यू का लोन और इंटरेस्ट। अब ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? अब इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का 4th क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल, उसमें तो नहीं लिखा था, लेकिन किसमें लिखा हुआ है? जो पेपर में क्वेश्चन आया उसमें लिख कर आया था कि ये क्या है? द लोन along with interest would be repaid in next 12 months। तो अगले 12 महीनों में उसको क्या करना? पे करना। तो ये किस में डाल देना? करंट। वैसे भी ये पहले से ही चला आ रहा है। उसने कह दिया ना कि अब इसको पे करेंगे। फॉर्म का पहले से चला आ रहा था, लेकिन कंपनी बनते ही ये क्या करेंगे? इसको पे करेंगे। कंपनी के लिए फिर एक साल, कंपनी के लिए क्या है? करंट में। कंपनी तो अगले 12 महीनों में पे कर देगी। नहीं समझेगा? कंपनी के लिए तो फिर हो गया ना, एक साल से ज्यादा हो गया। एक साल से ज्यादा कहाँ होगा? एक साल पूरा होगा ना, 1 4 12, इसलिए करंट में ना। करंट में तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक मैं अपना बिजनेस चला रहा था, मेरे लिए भले ये क्या हो नॉन करंट। आज तुमने मेरा बिजनेस एक्वायर कर लिया और तुम जब बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन से तुम इसको कितने टाइम में पे करने वाले हो? तो तुम्हारे लिए मेरे तुम्हें क्या लेना? फॉर्म के लिए क्या था? तुम तो अब किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो? कंपनी की। और कंपनी कह रही है कि हम इसको पे कर देंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना, और एक इन्वेस्टमेंट किसमें डालना? नॉन करंट। पक्का? तो हमसे पूछा गया था, कंपनी की बैलेंस शीट वो बन गई और इसके अलावा फॉर्म का पीएनएल वो बन गया। अब एक चीज इसने फालतू में वर्किंग बना दी जो क्वेश्चन में पूछी हुई नहीं है। वो वर्किंग क्या है? पार्टनर्स का आपस का हिसाब। पार्टनर्स की फाइनल कैपिटल क्या बची थी फर्म में? ये बची थी। पार्टनर्स की फाइनल कैपिटल ये बची थी। कंपनी उनको शेयर कैपिटल दे रही है किस रेशो में? इस रेशो में। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इस रेशो में ही मिलेगा इन पार्टनर्स को? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल एंड में। देखो पीएनएल पूछा था, बैलेंस शीट ये हो गई, लेकिन क्या लिखा हुआ है? डिसाइडेड टू कन्वर्ट द कैपिटल इनटू
शेयर कैपिटल द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो 2:1 में शेयर लेंगे, चाहिए नहीं था कंपनी की बैलेंस शीट में, हमें कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इसने फिर भी बता दिया। कंपनी की बैलेंस शीट में तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, ये थोड़ी लिखते हैं पी क्यू आर की। तो पी की कितनी हो जाएगी, ये क्यू की, ये आर की है। तो पी के 79,800 के अगेंस्ट उसको शेयर कितने के मिले, 70,800 के। तो बाकी कौन लाएगा, पी कैश लाएगा कितना, सॉरी पी कैश विड्रॉ करेगा, उसकी 79,800 के अगेंस्ट उसको 70,800 मिले हैं, तो उसको कम मिले, ज्यादा किसको मिले, 14,900 के कितने मिल गए, 35,400। तो इसको ज्यादा मिले हैं, तो ये क्या लेकर के आएगा, कैश कितना लेकर के आएगा, 20,500। और ये दोनों जिनको कम मिले हैं, ये 20,500, इन दोनों का टोटल क्या आएगा, 20,500। ये दोनों 20,500 क्या करेंगे, विड्रॉ। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में चाहिए नहीं था, बन ही चुकी है, लेकिन तुम बना दो, ठीक है, पक्का। अब एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी मैंने तुम्हें क्वेश्चन में, वो क्या थी, गुडविल अकाउंट इट वाज एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ गुडविल शैल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल की वैल्यू फर्म की बुक में अपीयर होगी जब कौन आएगा, आर। फर्म की बुक में मतलब क्या है, कंपनी की बुक का नहीं कह रहा, फर्म की बुक में। फर्म की बुक में गुडविल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। जबकि हमें क्या पता है कि पार्टनर्स के जब गुडविल का एडजस्टमेंट होता है तो कभी भी हम गुडविल को बुक में नहीं लाते हैं, अगर जो पहले से आ रही होती है उसको भी क्या कर देते हैं, हम तो राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसने इस पॉइंट को बिल्कुल क्या कर दिया, इग्नोर। और इग्नोर करके क्या डाल दिया, नोट, जो सही भी है। गलत रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि गुडविल को किस में लाओ, बुक में। लाने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेज तो 1 मिनट में कर दूंगा, गुडविल टू पी क्यू आर, ठीक है, बुक में लाना है तो, लेकिन लाना गलत है। As per AS26, intangible asset only purchased goodwill should appear in the books. Therefore, goodwill, though required to be shown in the books, as per the requirement of question, has been registered through partners' capital account in line with the provisions of AS26. AS26 क्या कहता है कि गुडविल कभी भी बुक में नहीं आएगी जब तक आपने परचेज नहीं की, ठीक है। तो फर्म ने गुडविल को परचेज नहीं की थी, वो तो ओवर द पीरियड बन गई थी, और आर से उसके क्या बनवाए थे रुपए। तो इसने उस पॉइंट को क्या कर दिया, इग्नोर, और इग्नोर करके नोट डाल दिया। तो आप भी इग्नोर करके क्या डाल देना, नोट। और इसी पॉइंट पर आई से एक आंसर हुआ है, लेकिन कंपनी में परचेज किया कंपनी ला सकती आ सकती है, अपन इसमें नहीं दिखाया कि और फिर कंपनी वाले में है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या लिखा है, फर्म की बुक में लाना, क्या लिखा हुआ है, फर्म की बुक में लाना। कंपनी चाहे तो इस गुडविल को और ला सकती है, लेकिन कंपनी अगर लाएगी तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा, पीसी क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। तो जब कंपनी एक्स्ट्रा पीसी देगी तो क्या होगा, इधर इंटेंजिबल एसेट बढ़ जाएगी और इधर क्या बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल। ये देना चाहिए था, क्योंकि कंपनी को जो एसेट्स आ रही है उसमें क्या आ रही है, फर्म की गुडविल भी तो आ रही है, पक्का। इसमें इसको ऐसे ही किया है तो मैं ऐसे करके पोस्ट करना है। बच्चों, अब आपको सारी की सारी पार्टनरशिप किससे करनी है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से प्लस किससे, स्कैनर, और जो भी रिविजनरी टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर है, ये सब आप क्या कर लोगे कंप्लीट। और उसके बाद क्या, आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछो।